हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व बेसिकली क्या करता है, ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। दैट मींस कि अगर आपका जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता है तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होता रहेगा। तो इस तरह का इनवर्स रिलेशनशिप जो है वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में हमें देखने को मिल जाता है, जो कि सर फिलिप्स जो है इन्होंने यूके के एक इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है जी, तो बेसिकली जो इसकी एल्जेब्रिक इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है कि इन्फ्लेशन जो है वो पाई टी है, ये दोनों हमारे पास में कांस्टेंट्स हैं म्यू और जेड, और यहाँ पे ये जो है वो हमारे पास में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो अगर मान लो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 1% से इंक्रीज करेगी तो उस केस में जो आपकी इन्फ्लेशन है वो आपकी अल्फा परसेंटेज से डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। तो इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज करेगा तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज करेगा तो आपका इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये था अपना इनिशियल जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है जो कि सर फिलिप्स ने दी थी। इसमें क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपका प्राइस लेवल है वो कभी इन्फ्लेशन की तरफ जाता है, कभी डिफ्लेशन की तरफ जाता है, और जो नेट रिजल्ट है वो हमें जीरो देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या पाया गया कि ये जो चीज है ये सही नहीं है। रियलिटी में कुछ ऐसा हमें देखने को मिल जाता है कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, नीचे की तरफ जो है वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, जहां पे आपका एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता। तो यहां पे हमारे पास में आ जाती है मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व। ठीक है जी, मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व का बेसिकली जो फंडा है वो ये है कि जो एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो इनिशियली ये मानी गई थी कि वो जीरो के बराबर होती है, लेकिन बाद में ये देखा गया कि हो सकता है कि एवरेज इन्फ्लेशन आपके जीरो के बराबर ना हो और आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती ही जाए। तो इस सिचुएशन में हमारे पास में आती है यहां पे मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व। ठीक है जी, मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व क्या कहती है, वो ये कहती है कि यहां पे आपकी जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन पे डिपेंड करती है। एक्चुअल इन्फ्लेशन जो है वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन पर डिपेंड करती है। इनिशियली हमने इसको जीरो मान के चला था तो इस वजह से हमने इसको इस इक्वेशन में इंक्लूड नहीं किया। अब हमने यहां पे इसको इंक्लूड किया क्योंकि यहां पे ये जीरो के बराबर नहीं है, ये पॉजिटिव है, इनिशियली वो जीरो था। ठीक है, तो यहां पे ये पाई टी आपकी एक्चुअल इन्फ्लेशन है, ये आपकी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है। तो अब इस चीज को समझते हैं कि कैसे एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आपकी एक्चुअल इन्फ्लेशन को अफेक्ट करती है। ठीक है, लोगों की जो साइकोलॉजी है वो भी असल में इन्फ्लेशन को इंपैक्ट करती है। इस चीज को हम समझते हैं कि कैसे होता है, कैसे ये वर्क करता है एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मान लो आपको लगता है कि आने वाले फ्यूचर में महंगाई बढ़ने वाली है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने वाली है, दैट मींस कि आपका पाई ईटी क्या है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में लोग जो है वो ज्यादा वेजेस को डिमांड करेंगे, तो आपको वेजेस जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में महंगाई बढ़ने वाली है। तो वेजेस आपकी बढ़ेंगी, जैसे ही वेजेस बढ़ेंगी तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा तो एक्चुअल इन्फ्लेशन भी जो है बढ़ जाएगी। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़ती है, अगर आपकी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़ती है तो एक्चुअल इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। यहां पे आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन की जो हाइपोथेसिस है उसको फॉलो करेंगे, और यहां पे ये मान लेते हैं कि जो आपकी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है ना, वो आपके t-1 टाइम पीरियड के बराबर होगी। दैट इज कि जो पाई ईटी है दैट विल बी इक्वल टू पाई t-1। ठीक है जी, तो ये फंडा क्या कहता है कि यहाँ पे पाई ईटी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इन्फ्लेशन वो एक्चुअल में आपके पिछले टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने पाई ईटी की जगह पे क्या लिख दिया, पाई t-1 लिख दिया। ठीक है जी, आगे हम जो है नेक्स्ट स्लाइड पे कंटिन्यू करते हैं।